1990s एक ऐसा समय जब रेसलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी दो कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट थी। ना ही सिर्फ ये एक रेसलिंग वॉर थी बल्कि केबल टीवी रेटिंग्स की सबसे बड़ी बैटल थी। एक तरफ WCW के टेड टर्नर तो दूसरी तरफ विंस मैकमैन जो कि WWE के ओनर थे। और आफ्टर 10 इयर्स इन द मेकिंग गाइस हमें देखने को मिला कि आखिर एक्चुअली में कौन है प्रो रेसलिंग का किंग। ये एक ऐसा समय था जिसने सारे ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ दिया, जिसने सुपरस्टार्स की लॉयल्टीज को टेस्ट करा और रेसलिंग में ये एक ऐसा चेंज लेकर आया जो कि आज तक फैंस बात करते हैं। और ये हमारी चैनल की होने वाली है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेंट सीरीज जो कि आज तक मैंने कवर करी है। और इसी वजह से मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। 2000 लाइक्स का हम गोल रखने वाले हैं आज की इस वीडियो के ऊपर। आई एम गोइंग टू हिट माई इंट्रो एज वी बिगिन विद एपिसोड नंबर 1 ऑफ मंडे नाइट वॉर्स। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और ये आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल पे एक ऐसी सीरीज की जो कि बहुत लंबे समय से मैं करना चाहता हूं आप लोगों के लिए कवर। ये एक राइड रहने वाली है, 20 एपिसोड का ही डॉक्यूमेंट्री है WWE नेटवर्क के ऊपर, मंडे नाइट वॉर्स, जो कि मैं एपिसोड बाय एपिसोड कवर करने वाला हूं। आज फ्राइडे है, पहला एपिसोड आ रहा है और मैं आपको बता दूं कि हर हफ्ते एक मंडे और एक थर्सडे को आपको 2 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो 10 हफ्ते की एक कमाल की जर्नी रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस वीडियो को। और आपका जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी एन ऑसम राइड। और हम शुरुआत करने वाले हैं आज अपने पहले एपिसोड से गाइस, जहां पे बात करी जाएगी कि किस तरीके से मंडे नाइट वॉर्स की शुरुआत हुई, आखिर क्यों इस वॉर की जरूरत पड़ी और किस तरीके से ये वॉर जो थी रेसलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा चेंज लेकर आई। हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। और सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई जाती है वो ये कि 1980s के टाइम पे WWF जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी बन चुकी थी। और CM पंग यहाँ पे अपनी पोस्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि वहीं से शुरुआत होती थी और वहीं पे अंत होता था। यानी कि ये सुपरस्टार्स जैसे कि जेक रॉबर्ट्स, आंड्रे द जायंट, रैंडी सैवेज, इन लोगों ने एक्चुअली में स्पोर्ट्स का असली मीनिंग डिफाइन करा था। और इन सबको लीड कर रहे थे गाइस द हल्कस्टर यानी कि हल्क होगन। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किस तरीके से उस समय पे हल्क होगन एक मेगा स्टार थे और लोग हल्का मेनिया वाले गिमिक के लिए कितना ज्यादा पागल हो गए थे। तो जॉन सीना यहाँ पे कहते हैं कि हल्क होगन एक ऐसे सुपरस्टार थे जिसने रेसलिंग को ग्लोबल बनाया है। और जेरी लॉलर कहते थे कि हल्क होगन हर चीज के सेंटर में रहते थे। और क्योंकि उस समय केबल की शुरुआत हो रही थी तो लोगों को भी एक मौका मिल रहा था जानने का कि आखिर रेसलिंग होती क्या है। तो टीवी केबल के आने की मदद से यहाँ पे WWE को मौका मिला था एक ट्रांजिशन लेने का, जो कि था एक रीजनल टेरिटरी से एक नेशनली नोन कंपनी। और यहाँ पे लिंडा मैकमैन जो कि विंस की वाइफ है वो भी बताती है कि विंस एक मिशन पे थे, उनको पता था एग्जैक्टली क्या करना है। और विंस का आइडिया ये था कि वो अपना कंटेंट बड़े टीवी नेटवर्क्स पे दिखाना चाहते हैं, जैसे कि USA नेटवर्क और टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जिसे हम TBS भी कहते हैं। उस समय पे TBS फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल था पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और हमेशा ही उनके पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग रहती थी, उनके पास रेसलिंग कंटेंट भी रहता था। और जॉर्जिया चैंपियनशिप रेसलिंग एक ऐसी कंपनी थी जो कि सबसे बड़ी रेटिंग्स ड्रॉ करती थी। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ देर तक टेड टर्नर और विंस मैकमैन का रिलेशनशिप अच्छा रहा और थोड़ी बहुत WWE की प्रोग्रामिंग भी वहां पर हमें देखने को मिली। लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप तब जाके खराब हुआ जब विंस मैकमैन ने बात सोच ली कि मुझे USA नेटवर्क पर भी अपने शोज रन करने हैं और साथ साथ TBS पे भी मैं करना चाहता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली इस बात से टेड टर्नर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और विंस मैकमैन ने बात बोली कि अगर ये बंदा मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता तो मैं भी इसके साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा। और इसी वजह से WWE और TBS का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही रोक दिया गया और म्यूचुअल डिसीजन की वजह से ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। तो आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअल फर्स्ट बिगिनिंग थी जब हमें थोड़ा सा हिंट मिला था कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इस बात से नाखुश होकर TBS वालों ने क्या करा कि उस समय पे WWF की सबसे बड़े राइवल प्रमोशन यानी कि जिम क्रॉकेट प्रमोशंस ऑफ NWA का जो कंटेंट है वो अपने चैनल पे एयर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस चीज से WWF को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उस समय पे विंस मैकमैन कंपनी को ग्रो करते चले जा रहे थे। उन्होंने रेसलमेनिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जो कि एक ऐसा एनुअल इवेंट बन गया था जो कि एक्चुअली में अमेरिका के लोगों के लिए, एक सोसाइटी के लिए इन जनरल मस्ट वॉच था।
क्योंकि विंस मैकमैन ने यहाँ पे रेसलिंग को पॉप कल्चर और सेलिब्रिटीज के साथ कंबाइन करा, जो कि चीज पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। और ऑब्वियसली रेसलमेनिया 1 के सक्सेस के बाद रेसलमेनिया 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अटेंडेंस का, जहां पे पोंटियाक सिल्वर डोम में 93,173 फैंस आए थे अटेंडेंस में। तो WWE सक्सेस की कुछ ऐसी हाइट्स पर पहुंच रही थी जो कि पहले कभी भी किसी ने नहीं सोचा था, और इस चीज को देखते हुए NWA बिल्कुल भी कोप नहीं कर पा रही थी। और 1988 के अंदर टेड टर्नर ने जो है NWA को परचेज करा और उसको रीनेम कर दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग, यानी कि WCW। अब इस समय पे गाइस बेसिकली टेड ने कॉल करा विंस मैकमैन को और उन्होंने बोला कि हम भी अब रेसलिंग बिजनेस में आ चुके हैं। तो विंस ने उनको कांग्रेचुलेट करा और बोला कि भाई हम सेम बिजनेस में नहीं है, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर हूं। और ये चीज उन्होंने यहाँ पे अपनी पोस्ट इंटरव्यू में बताई थी। तो अपने पहले कुछ सालों में WCW ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा गाइस, और जबकि टेड टर्नर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उन्होंने अपनी कंपनी को अलग अलग लोगों में बांट दिया था, जिसकी वजह से जो है कुछ खास उनको यहाँ पे सक्सेस मिल नहीं रहा था। लेकिन ये टाइम WWE के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि ओवरऑल ही बिजनेस में एक डाउनफॉल आनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि रेटिंग्स नीचे गिर गई थी। फैंस जो है वो टेप शो देख देख कर पक चुके थे, और ब्रेट हार्ट यहाँ पे कहते हैं कि उस समय पे हमने सोचा कि ये हमारी पीक हम हिट कर चुके हैं और इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसको टैकल करने के लिए विंस मैकमैन ने अलग अलग आइडियाज लेकर आए, जैसे कि एक शो था WWE का प्राइम टाइम शो, जो कि एयर होता था, लेकिन वो तब भी बोरिंग शो था, वो टेप्ड था, और उसमें अलग अलग कॉमेडी ऐसी करने की कोशिश करी जा रही थी जिसपे लोगों को हंसी भी नहीं आती थी। तो फाइनली इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन विंस मैकमैन ने निकाला वो था गाइस जनवरी 11, 1993 को, जब उन्होंने लॉन्च करा था मंडे नाइट रॉ को एक छोटी सी अरीना में, जो कि थी मैनहट्टन सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर। और यहाँ पे बेसिकली जो चैलेंज उन्होंने अपने ऊपर लिया था वो ये था कि इस बार वो शोज को टेप्ड नहीं बल्कि लाइव करने वाले हैं, यानी कि कुछ भी जो है इस शो के ऊपर हो सकता है। और इसी वजह से इस शो का नाम मंडे नाइट रॉ रखा गया। रॉ इस वजह से क्योंकि किसी को नहीं पता, कुछ भी गलत होगा तो वो लाइव है टीवी पर और वो सबके सामने ही गलत होगा। तो यहाँ पे जो न्यूयॉर्क का क्राउड था काफी कमाल का था, और उसने एक क्लियर आइडिया दे दिया WWE को कि ये जो लाइव टीवी वाली चीज है वो काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल हैं, किसी को पहले से रिजल्ट्स नहीं पता लगते, और सुपरस्टार्स लाइव ऑडियंस के सामने बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, अलग अलग चीजें कर पाते हैं। तो इस समय पे विंस मैकमैन फोकस कर रहे थे यंगर गाइज पे, और यहाँ पे हल्क होगन जैसे सुपरस्टार्स को काफी दिक्कत हो रही थी अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको मेंटेन करने में। तो विंस यहाँ पे बताते हैं कि हल्क होगन इस समय बिजनेस छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे, और उन्होंने उनको एक बात बोली थी कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी कंपीट नहीं करने वाला। और जून ऑफ 1993 में हल्क होगन और WWE अपने सेपरेट वेज चले गए थे और वो कंपनी को छोड़कर चले गए। तो एक्चुअली में जो WWF ने उनकी रिप्लेसमेंट चुनी वो थी गाइज लेक्स लूगर की फॉर्म में, और जबकि लेक्स लूगर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा जितना कि होगन करते थे, लेकिन तब भी वो एक काफी अच्छे स्टार थे, और इसकी मदद से WWE आगे बढ़ने लगी। उन्होंने बड़े बड़े अरीनाज में शोज करने स्टार्ट करे, और वो धीरे धीरे एक्सपैंड करना चाहते थे अपने बिजनेस को। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उस समय उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था, लाइव टीवी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो वो हर ऑल्टरनेट वीक पर लाइव जाया करते थे, यानी कि एक हफ्ते टेप्ड शो और फिर उसके अगले हफ्ते उनका लाइव शो हुआ करता था। और इस चीज से फैंस को ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, और WWE का जो मोमेंटम था वो आगे कंटिन्यू रहा। तो ये सारी चीजें देख के WCW जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, और 1991 के अंदर उन्होंने हायर करा था एरिक बिशॉफ को एज एन अनाउंसर, लेकिन उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया एज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द शो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिक बिशॉफ पहला वो इंसान था जिसने WCW के स्टैंडर्ड्स को रेज करा। और उस समय गाइस जबकि टेड टर्नर अपना खुद का एक टीवी चैनल ओन करते थे, तब भी जो है WCW की प्रोडक्शन क्वालिटी WWE को मैच नहीं करती थी। लेकिन एरिक बिशॉफ एक जीनियस माइंड था, और उसको ये बात पता थी कि WWE कितनी अच्छी है, और अगर कुछ चीजों को वो रेप्लिकेट कर सकते हैं तो शायद WCW का लेवल भी बढ़ सकता है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे दो मेजर चेंजेस करे। पहला ये था कि उन्होंने कमेंट्री टीम को बदला, जो कि बहुत बोरिंग थी, और उन्होंने मीन जीन, बॉबी द ब्रेन हीनन और टोनी शेवानी को हायर करा, और साथ ही साथ वो बेकार पुअरली लाइटेड अरीना से WCW को निकाला और डिज्नी के MGM स्टूडियोज के अंदर फिल्मिंग करनी स्टार्ट कर दी। और ऑब्वियसली इन सारी चीजों का जो है वो टेड टर्नर के पास काफी पैसा था। अब हल्क होगन गाइस वापस आ गए इस पूरी पिक्चर के अंदर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय पे वो रेसलिंग से बिल्कुल डन थे, वो अपना करियर खत्म कर चुके थे। लेकिन लक बाय चांस वो भी इसी डिज्नी स्टूडियोज के अंदर अपनी टीवी सीरीज को फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था थंडर इन पैराडाइज, और वो यहाँ पे मिले एरिक बिशॉफ और बाकी WWF की टीम के साथ, और उन्होंने यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश करी हल्क होगन को कि भाई तुम रेसलिंग में वापस आ जाओ। और 6-7 महीने तक ये जो है वो पूरी चीज चली, और फाइनली हल्क होगन ने सोचा कि यार अभी भी
भी मैं उतना पॉपुलर हो सकता हूँ और यही मेरे पास एक मौका है अपना रिटर्न करने का। तो जून 11 1994 को हल्क होगन को रिवील करा गया था एज अ WCW सुपरस्टार और ये था वो चेंज जिसके लिए कंपनी रुकी हुई थी, क्योंकि बेसिकली गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हल्क होगन के आने से जमीन आसमान का फर्क आ गया। वही नेशनल लेवल का जो सक्सेस WCW को चाहिए था उनको मिला। और जिम रॉस भी यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको कंपटीशन में लड़ना है तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो कि कंपटीशन के चेहरे पर सीधा थप्पड़ हो। और विंस मैकमैन कहते हैं जबकि मैं इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था। ऑब्वियसली यहाँ पे दिखता है कि हल्क होगन एक काफी कमाल का बिजनेसमैन है, क्योंकि WCW ने जितने उनको पैसे दिए उसकी मदद से उनको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पे WCW की रेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। हल्क होगन का जो डेब्यू है हमें देखने को मिला बैश एट द बीच 1994 पे, जहाँ पे ना ही उन्होंने अटेंडेंस रिकॉर्ड तोड़वाया WCW का, बल्कि PPV बाय रेट भी आज तक का सबसे हाईएस्ट हो चुका था। तो WCW अपने सक्सेस को यहाँ पे एनालाइज कर रही थी और शायद उनको लगा कि हमें और भी एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो हमारे बिजनेस को बिल्कुल और ज्यादा कमाल का बना दे। और उन्होंने एक ऐसे सुपरस्टार को साइन करा जो कि 80s में इतना बड़ा मेगा स्टार था कि लोग उनके पीछे पागल थे, और इस सुपरस्टार का नाम था रैंडी सैवेज। अब WWE ने जो है रैंडी सैवेज को 1980s के बाद एक कमेंटेटर बना दिया था, और वो चीज करते करते वो बहुत ज्यादा बोर हो गए थे और उनको चाहिए था कि वो रेसलिंग में वापस आ सके, और इस चीज का मौका WCW ने उनको दिया। और इनफैक्ट जब रैंडी सैवेज WCW को ज्वाइन करे तो विंस मैकमैन ने कमेंट्री पे ये चीज लाइव अनाउंस भी करी थी कि WWE और रैंडी सैवेज के बीच में कोई डील नहीं हो पाई, और विंस मैकमैन जो है उनको गुड लक विश करते हैं उनके फ्यूचर में। तो बेसिकली इस चीज से बहुत ज्यादा लोग शॉक हो गए थे। मिज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं भाई दिमाग फट चुका था, क्योंकि किसी ने ये बात सोची नहीं थी। और बेसिकली इस पॉइंट पे टेड टर्नर ने एक खाली चेकबुक साइन करके छोड़ दी थी एरिक बिशॉफ के लिए कि भाई जितना पैसा लगाना है, जहां पैसा लगाना है तुम खर्चो। और दो सबसे बड़े स्टार्स जो रेसलिंग के थे 1980s के, वो अब WCW में आ चुके थे, और इस चीज को देख के कुछ छोटे सुपरस्टार्स ने भी इस मूव को प्रेफर करा। और गाइस एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी WCW, वो इस समय तक प्रॉफिट में नहीं थी इतने सालों बाद भी, लेकिन जब से एरिक बिशॉफ कंट्रोल में आए थे उसके 18 महीने बाद ही WCW वाज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, और वो एक ऐसे सक्सेस के पीक पे पहुंच चुके थे जो कि आज तक कंपनी की हिस्ट्री में उन्होंने अचीव नहीं करा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें WWE की, तो वो अपने मिशन पर थे और विंस मैकमैन कंटिन्यू कर रहे थे यंग टैलेंट को पुश करना। HBK और ब्रेट हार्ट यहाँ पे हमको बताते हैं बेसिकली कि किस समय उस समय WCW के पास कुछ बहुत बड़े स्टार्स जरूर थे, लेकिन टैलेंट वाइज जो है वो WWE का बेटर रोस्टर था, क्योंकि वो फोकस कर रहे थे कि रेसलिंग किस वे में बेटर बनाई जा सकती है। तो WCW को यह बात पसंद नहीं आई कि उनके रोस्टर को ऐसे WWE इग्नोर कर रही है। और यहाँ पे एरिक बिशॉफ को टेड टर्नर ने एक क्वेश्चन पूछा कि यार कैसे हम WWE के अगेंस्ट कंपीट कर सकते हैं, तो एरिक बिशॉफ ने उनको जवाब दिया आई वांट प्राइम टाइम, यानी कि मुझे सबसे बेस्ट टाइम चाहिए अपने शो को लाइव एयर करने का ऑन टीवी, जस्ट लाइक मंडे नाइट रॉ। और टेड टर्नर ने उनको एक ऐसा जवाब दिया जो कि शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंड ही सेड दैट आई विल गिव यू 2 hours ऑन TNT ऑन मंडे नाइट्स। तो उस समय पे गाइस TBS का जो सबसे बड़ा चैनल था वो था TNT। इस पे यूएस के सबसे बड़े शोज आया करते थे, सबसे ज्यादा रेटिंग्स वो लेकर आया करते थे। और ये चीज एरिक बिशॉफ खुद कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस बात पे टेड टर्नर एग्री करेंगे, लेकिन जब उन्होंने एग्री करा तो उन्होंने ये रीजन दिया कि वो एक्चुअली में कंपीट करना चाहते हैं विंस मैकमैन के अगेंस्ट। तो इस डिसीजन के कुछ हफ्तों बाद ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि WCW भी अपना नया शो लेकर आने वाली है, जो कि था मंडे नाइट रो। और यहाँ पे मिक फोली कहते हैं कि उन्होंने तो यहाँ पे ये बात पहली सोच ली थी कि ये शायद रेसलिंग के लिए एक ओवरऑल डाउनफॉल हो सकती है। और विलियम रीगल कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मूव था WCW के पार्ट पे, लेकिन एरिक बिशॉफ के अलावा और कोई बात ये नहीं सोच रहा था कि ये चीज काम कर सकती है। तो ये ओवरऑल गाइज एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ना ही सिर्फ दो कंपटीशन आ गए थे, लेकिन जो ऑडियंस है वो स्प्लिट हो गई थी। इतना सारा रेसलिंग कंटेंट आ रहा था कि लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। और विंस कहते हैं कि जबकि मुझे ये डिसीजन बहुत स्टूपिड लगा कि ये आके हमसे डायरेक्टली ऐसे compete कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंपली टेड मुझे हराना चाहता है। तो टेड टर्नर बेसिकली यहाँ पे एरिक बिशॉफ को वो सारी चीजें दे रहे थे जो उनको चाहिए थी, और उन्होंने बिशॉफ को सीधा सीधा बोला मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूं और तुम मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मूव था, और शायद WCW की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी गाइस, क्योंकि उस समय पे WWE के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स यानी कि लेक्स लूगर का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। और ये बात जो है आपको स्टोरी सुन के मजा आ जाएगा, क्योंकि स्टिंग थे WCW में और वो बहुत अच्छे दोस्त थे लेक्स लूगर के, और उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग सेट कराई उनकी एरिक बिशॉफ के साथ। और एरिक बिशॉफ ने बेसिकली उनको ये बोला कि भाई देखो मैं तुम्हें प्रोफेशनली और पर्सनली इतना पसंद तो नहीं करता,
लेकिन मैं तुम्हें एक $100K यानी कि $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता हूँ अगर तुम इस चीज़ को बिल्कुल चुप रखो और किसी को मत बताओ कि तुम ऐसा करने वाले हो, तो हम ये डील कर सकते हैं। और बिशॉफ कहते हैं मैंने तो बस ऐसे ही हवा में तीर मारा था, लेकिन लेक्स लूगर ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया और उन्होंने बोल दिया कि भाई जो है मैं तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूं। तो लेक्स लूगर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था खत्म संडे को और WCW नाइट्रो का लॉन्च होने वाला था मंडे को, और उस एपिसोड पे उन्होंने आने के लिए एग्री कर दिया। तो सितंबर 4, 1995 में गाइस नाइट्रो ने करा था अपना डेब्यू एक मॉल के अंदर, एक पब्लिक मॉल में, जहां पे एब्सोल्युटली सब कुछ टॉप क्लास था। जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी वो इतनी बढ़ गई थी कि विंस मैकमैन खुद कहते हैं कि मैंने जब उस शो को देखा तो मैंने कहा कि हाँ भाई ये तो अब एक्चुअली में असली कंपटीशन लग रहा है, क्योंकि ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ, वो ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उस समय पे रॉ ऑल्टरनेट वीक्स में लाइव जाया करती थी, और जिस हफ्ते WCW का लॉन्च होना था उस दिन कोई भी मंडे नाइट रॉ का शो ही नहीं था, या तो टेप्ड या फिर लाइव, किसी रीजन की वजह से उस हफ्ते शो ही नहीं हुआ था। तो जब WCW का शो चल रहा था, लेक्स लूगर आते हैं मॉल के अंदर चलते हुए ऐसे आराम से, और हल्क होगन को कन्फ्रंट करते हुए और मिज की शक्ल दिखाई जाती है, एब्सोल्युटली शॉक्ड। और आधे से ज्यादा WWE को ही नहीं पता था कि भाई लेक्स लूगर हमारी कंपनी के लिए काम करता है और ये WCW में क्या कर रहा है। इनफैक्ट एक्स पाक कहते हैं कि 2 दिन पहले मैं इसके साथ ट्रैवल कर रहा था और फिर मैंने जब इसको WCW में देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो लेक्स लूगर अपनी पोस्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि जबकि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा था कि ऐसे चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा रिस्पेक्टफुली एक नोटिस देके चीजें छोड़नी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे एरिक बिशॉफ ने इस चीज को मुझे करने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था एक कॉन्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर लूगर इस चीज को एक सरप्राइज रख पाएंगे, नहीं तो इस डील का कोई भी फायदा नहीं है। और जिम रॉस कहते हैं ये चीज WWE के लिए एम्बैरेसिंगली बैड थी, क्योंकि आखिर तुम अपने इतने बड़े सुपरस्टार को हाथों से कैसे जाने दे सकते हो और तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो ये WWE के एंड पे एक बहुत ही बड़ा लॉस्ट पॉइंट था। अब यहाँ पे गाइस जो एक्चुअल डेब्यू था WCW का, इसने धमाल मचा दिया। 2.5 मिलियन इसकी व्यूअरशिप आई थी और इसको ओवरऑल चार्ट्स में जो है काफी अच्छा कंसिडर करा गया था। एरिक बिशॉफ काफी ज्यादा एक्चुअली में हैप्पी थे। लेकिन नेक्स्ट वीक यानी कि सितंबर 11, 1995 वो फर्स्ट टाइम था जब WCW नाइट्रो हेड टू हेड गई थी मंडे नाइट रॉ के। और यहाँ पे ये जो रॉ का शो था वो टेप था पहले से, और एक बहुत ही ज्यादा कमीन पंती वाली मैं कहना चाहूंगा चीज जो है वो WCW ने सोची, और उन्होंने कहा कि भाई देखो जब भी रॉ टेप होगी तो हम अपने शोज पे पहले ही स्टार्टिंग में बता देंगे कि उस मंडे नाइट रॉ के क्या रिजल्ट्स हैं, ताकि लोग उस चैनल को चेंज ही ना करें और वो WCW को देखें। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा डर्टी गेम थी और विंस मैकमैन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी जब भी मेरे पास सिचुएशन आती है तो मैं अपनी खुद की मदद करता हूं, दूसरों का नुकसान करने की नहीं सोचता। और ये वो मोमेंट था गाइस जब एक्चुअली में पता लगा कि हाँ WCW एक ऐसी कंपनी है जो WWE को भी चोट पहुंचाना चाहती है, उनको सिर्फ अपना सक्सेस देख के इनफ खुशी नहीं मिल रही। और यहाँ पे इनफैक्ट एरिक बिशॉफ ने एक और गंदा मूव किया कि वो शो को 3 मिनट पहले ही लाइव लेकर चले जाते थे 8:57 PM पे, ताकि वो मंडे नाइट रॉ के जो है वो सारे रिजल्ट्स को रिवील कर सकें और लोगों को स्पॉइल कर सकें। तो यहाँ पे इस समय पे ना ही सिर्फ एक टीवी वॉर चल रही थी, एक रेटिंग्स बैटल चल रही थी, बल्कि विंस मैकमैन और टेड टर्नर एक दूसरे को रियल लाइफ में हेट करने लग गए थे। और ये एक एक्चुअल रीजन था कि आखिर क्यों लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे और हर हफ्ते शोज को देखा करते थे। तो जो रेटिंग्स थी इन दोनों शोज की गाइस दिसंबर 1995 तक काफी जो है सेम रही थी, और उसके बाद WCW लेकर आई अपना एक और तगड़ा मूव जो कि था अलंड्रा ब्लेज यानी कि मडूसा। अब WWF में उनको अलंड्रा ब्लेज बुलाया जाता था, लेकिन लाइव ऑन WCW टेलीविजन अलंड्रा ब्लेज यानी कि मडूसा आती हैं और अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप को डंप कर देती हैं इन अ ट्रैश कैन, जो कि माना गया था एक ऐसा मूव जो कि तुम्हारा दुश्मन ही कर सकता है, या फिर एक ऐसा कमीना इंसान जो कि अभी भी तुम्हारा अच्छा ना चाहे। और इसको देख के एरिक बिशॉफ इतना खुश हुए, लेकिन WWE जो है वो बहुत ही ज्यादा पिस ऑफ हो गई थी और कोई भी WWE में ये चीज नहीं सोच रहा था कि ये जो है एक अच्छा मूव है। तो अभी तक सारे शॉट्स WCW ही ले रही थी और WWF ने कभी इस चीज को अपने शो पे एक्नॉलेज नहीं करा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने पैरोडी सेगमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी, जहां पे हमें हल्क होगन के बुढ़ापे का मजाक देखने को मिलता था, टेड टर्नर के हमें पैरोडीज देखने को मिलते थे, किस तरीके से वो एक चीज को कॉपी करते हैं और उसको स्पिन करके ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट ले ली। और स्पेसिफिकली मैं मिज के रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी मोमेंट आती है जब मिज शॉक नहीं होते और वो कहते हैं कि भाई जब तुम अपने शो पे कंपटीशन को मेंशन करते हो तो पता लग जाता है कि चीजें तुम्हारे साथ नहीं है और कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है। तो डेफिनेटली ये मोमेंट आ गई थी जब मंडे नाइट वॉर्स शुरू हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुका था, बिगेस्ट कंपटीशन था कंट्री में
टीवी के ऊपर 2 शोज के बीच में और कोई भी इसको देखने से रुक नहीं रहा था। नई ऑडियंस आ गई थी, नए सुपरस्टार्स, नए फैंस। और जॉन सीना और सीएम पंक भी यहाँ पे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा फन थी उस समय पे रेसलिंग कि बेसिकली कोई भी जो है इसको मिस नहीं करता। ब्रोडस क्ले कहते हैं मैंने तो 2 टीवी लगा रखे थे जिसपे मैं दोनों शो एक साथ देखता था। और बेसिकली गाइस यहाँ पे 2 कंपनीज नहीं बल्कि 2 लोग यानी कि टेड टर्नर और विंस मैकमैन एक दूसरे के साथ लड़ाई में थे। और ये कोई गिमिक नहीं था, ये एक ऐसा पॉइंट था कि अगर दूसरी कंपनी हारती है तो वो बिजनेस से ही बाहर चली जाएगी। तो गाइस ये है एपिसोड नंबर 1 द वॉर बिगिंस ऑफ मंडे नाइट वॉर्स। उम्मीद है आपको अच्छा होगा। मैंने अपना पूरा प्यार, पूरा एफर्ट इसमें डाला है, बहुत दिन लगाए हैं इस वीडियो को बनाने में और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी तो बस शुरुआत है, फर्स्ट एपिसोड हुआ है, 20 एपिसोड तक हमको जाना है, 10 वीक की जर्नी रहेगी विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मंडे को विद एपिसोड नंबर 2। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।